समझिए देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। मन की बात के 80वें संस्करण में पीएम मोदी ने मधुबनी के सुखेत मॉडल का जिक्र किया। पीएम ने देश के प्रत्येक पंचायत से सुखेत मॉडल को अपनाने की अपील की। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने 5 फरवरी को अपने कार्यक्रम में मधुबनी के सुखेत मॉडल की खबर दिखाई थी। सबसे पहले आप पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मधुबनी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और वहां के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर के एक अच्छा प्रयास किया है। इसका लाभ किसानों को तो हो ही रहा है, इससे स्वच्छ भारत अभियान को भी नई ताकत मिल रही है। विश्वविद्यालय की इस पहल का नाम है सुखेत मॉडल। पीएम ने की मधुबनी के जिस सुखेत मॉडल का जिक्र, मन की बात में गिनाए जिस सुखेत मॉडल के फायदे, जिस सुखेत मॉडल को अपनाने की प्रधानमंत्री ने पंचायतों से अपील की, उस सुखेत मॉडल की कहानी न्यूज 18 बिहार झारखंड ने अपने खास कार्यक्रम हर तस्वीर में कहानी है में इसी साल 5 फरवरी को दिखाया था। मधुबनी का ये है सुखेत गांव, जिसकी तस्वीर कचरे से जल्द ही बदलने वाली है। हमने दिखाई थी कचरे से कमाई की कहानी, बताया था कि कैसे सुखेत मॉडल से बदलेगी गांव की तस्वीर। यानी सुखेत मॉडल के 4 लाभ तो सीधे सीधे नजर आते हैं। एक तो गांव को प्रदूषण से मुक्ति, दूसरा गांव को गंदगी से मुक्ति, तीसरा गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे, और चौथा गांव के किसानों को जैविक खाद। आप सोचिए, इस तरह के प्रयास हमारे गांवों की शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यही तो आत्मनिर्भरता का विषय है। मधुबनी के सुखेत गांव की तस्वीर बदलने वाली इस योजना की शुरुआत समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा की ओर से की गई। विश्वविद्यालय के कुलपति ने सुखेत गांव में इस योजना का श्री गणेश किया था। इसके तहत हर घर में गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखने के लिए हरा और नारंगी रंग का डस्टबिन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें कचरा जमा होने के बाद विश्वविद्यालय की ओर से घर घर जाकर उन कचरों का उठाव किया जाता है और उससे वर्मी कंपोस्ट बनाकर उसकी बिक्री की जाती है। इस योजना से गांव के लोगों को रोजगार भी मिला है और कचरे के बदले ग्रामीणों को हर 2 महीने पर 1 सिलेंडर भी दिया जाता है। खास बात यह है कि सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी भी ग्रामीणों के खाते में ही जाती है। वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये योजना काफी फायदेमंद साबित हो रही है, क्योंकि कचरे की सफाई के साथ ही महिलाओं को धुएं से निजात भी मिली है। यानी कचरे ने गांव की तस्वीर बदल कर रखती है। मैं देश की प्रत्येक पंचायत से कहूंगा कि ऐसा कुछ करने का वो भी अपने यहां जरूर सोचें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब इस खबर के मायने को समझिए कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों सुखेत मॉडल की चर्चा मन की बात में की थी। दरअसल सुखेत मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल का एक गांव है। कृषि विश्वविद्यालय की ओर से यहां कचरे से कमाई की मुहिम चलाई गई है। गांव के खरीदे कचरे से खाद बनाकर उसे बेचा जाता है और उसके बदले में ग्रामीणों को 2 महीने पर गैस सिलेंडर दिया जाता है। अब इस मॉडल से गंदगी के साथ ही महिलाओं को धुएं से भी मुक्ति मिलती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये मॉडल कितना कारगर साबित होता है। और इस मॉडल की चर्चा इसलिए पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी की और लोगों से इसे अपनाने की अपील की है। बढ़ते आगे, बिहार में नदियां एक बार फिर से उफान पर है। बाढ़ से बड़ी आबादी अब भी प्रभावित है। कहीं गंडक तो कहीं गंगा तो कहीं बागमती का जलस्तर लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। हालात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कटाव की डर से बहुत जगहों पर लोग खुद अपना घर तोड़ने को मजबूर हैं। पहले ये रिपोर्ट, फिर खबर तो समझिए। बाढ़ ने लोगों को कितना बेबस कर दिया है, इसकी वानगी है ये तस्वीर। खून पसीने की मेहनत से जिस आशियाने को सींचा था, आज उसे अपने ही हाथों से तोड़ना पड़ रहा है। बेबसी की तस्वीर किशनगंज की है। नेपाल की तराई में हो रही बारिश के कारण किशनगंज जिले में कनकई, महानंदा, रतुआ सहित कई नदियां उफान पर हैं और टेढ़ागाछ, बहादुरगंज प्रखंड के निचले इलाकों में तेजी से कटाव हो रहा है।
सबसे अधिक कटाव डाकपोखर और मालीटोला में है। सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में समा चुकी है। मजबूरन ग्रामीण खुद अपना घर तोड़ने और घर खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। हम लोग इस बार लेकर चौथा बार हम लोग का घर मतलब कटने में कगार में है। हम लोग बहुत परेशान है नदी से, और हम लोग को सरकार से मुआवजा चाहिए या सरकार से रोकथाम के लिए हम लोग को कोई चीज चाहिए। गंडक बराज से शुक्रवार को 4,04,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बगहा में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। गोलाघाट और कैलाश नगर में पानी घुस चुका है। लोगों के घरों में कहीं 3 फीट तो कहीं 2 फीट पानी जमा है और लोग अपना घर-बार छोड़ ऊंची जगहों की ओर पलायन को मजबूर हैं। कई लोगों ने पिछले 24 घंटे से अपने पशुओं के साथ रेलवे लाइन के किनारे शरण ले रखी है। 3 दिन से बारिश होते नदी के एकदम गंडक नदी के मुंह पर ही गाँव बटे नाला में। यहाँ केहू आज तक सुना डांड भर पानी काले से बहुत अटे। केहू आज तक प्रशासन ना आइल देखे खातिर। लोग मचान पर खाना बनवाता, लाइनी पे जाके भाग के बाटे, केहू लाइनी बना के खाता। यह तो प्रॉब्लम बाटे। गंडक का जलस्तर गोपालगंज में भी बढ़ा हुआ है। जिले के माझागढ़ प्रखंड के गौसिया और निमुइया पंचायत के कई वार्ड बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। सड़कों पर कई फीट पानी बह रहा है। हम अभी माझागढ़ के गौसिया बेसिक स्कूल के पास हैं। आप देखेंगे कि बेसिक स्कूल जो है पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, और ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण कराया गया था। वो सड़क भी जगह जगह टूट गई है और पूरी से पानी कई फीट ऊपर पानी बह रहा है। आप देखेंगे कि पानी में जो करंट है और जो यहाँ पर गन्ने की जो फसल है और जो धान की जो फसल है यहाँ पर सभी पानी में डूबा हुआ है। इलाका जो है पूरा ये माझागढ़ का और निमुइया पंचायत, माझागढ़ का जो गौसिया पंचायत है और निमुइया पंचायत है, इसके कई गांव पानी में डूबे हुए हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पेड़ है और जो बिजली का पोल है सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। एहतियाती तौर पर बिजली का करंट यहाँ पर जो है सप्लाई बाधित कर दिया गया है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि डीएम ने लोगों से बाढ़ प्रभावित इलाकों से बाहर निकलने की अपील की है। शुक्रवार को गंडक बराज से छोड़े गए 4 लाख क्यूसेक पानी का असर बेतिया के दियारा इलाकों में भी दिख रहा है। इन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और लोगों को झोपड़ी के ऊपर शरण लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। जिले के योगापट्टी, बैरिया और नौतन प्रखंड में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन गांवों में प्रशासन की टीम मदद के लिए नहीं पहुंची है। ग्रामीण निजी नाव के सहारे किसी तरह जिंदगी की पतवार खींच रहे हैं। 4 बजे भोर में हमने की घर में पानी समा गई गंडक विभाग नदी से। यह बराली कोनो अधिकारी के था पता नहीं थे। हमने के खाना बनावे के लिए जगह नहीं थे, ना वीडियो ना गरम सेवक ना कोनो साधन, ना हमनी के कोनो साधन बा खाए पिए के, ना बेड़ा बा कोनो साधन हमनी के चाही, ना कोनो प्रत्याशी आवता ना जाता, ना हमनी के कोनो सुविधा देता। गंडक की तरह ही बागमती नदी भी उफान पर है। खगड़िया में बागमती नदी खतरे के निशान से करीब 2.5 मीटर ऊपर बह रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित अलौली प्रखंड के दर्जनों गांव हैं। बाढ़ का पानी सड़क पर चढ़ चुका है। मजबूरन लोगों को नाव के सहारे ही आना जाना पड़ रहा है। माना कि बाढ़ पर किसी का वश नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन के लोग समय पर बाढ़ पीड़ितों तक मदद तो पहुंचा ही सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर के मायने समझिए कि आखिर क्यों बिहार में बाढ़ की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर बनी हुई है। दरअसल बीते 1 हफ्ते से राज्य भर में बारिश हो रही है। गंगा, गंडक सहित तमाम नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी भर चुका है। कई जगहों पर नदियों से कटाव भी जारी है। एक बड़ी आबादी बाढ़ से पलायन को मजबूर है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो काफी ज्यादा बाढ़ से परेशान हैं और कई सारी नदियां जो भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, उससे बाढ़ का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। बढ़ते आगे, बिहार में सरकारी अनुदान पाने और शिक्षकों की बहाली के नाम पर पैसा ऐंठने वाले फर्जी मदरसा की बाढ़ सी आ गई है। पूर्णिया के रानीगंज पंचायत में अब्दुल्ला नगर फसिया की जगह को दिखाकर 2 फर्जी मदरसे के रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आया है। पहले ये रिपोर्ट, फिर पूरी खबर को समझते हैं। मदरसे के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा। पूर्णिया में फर्जी मदरसों का खेल। ये तो फर्जरी है, हमको पता चला कुछ दिन पहले। जगह है नहीं,
मदरसे खुल गए। ना उस गांव में अब्दुल्ला नगर है मेरे पंचायत में, ना मदरसा है। जिला पूर्णिया, पंचायत रफीगंज और गांव फसिया, ये वही जगह है जहां फर्जी तरीके से दो मदरसे चल रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है फसिया गांव के लोगों का। इनसे बात करते हैं कि क्या हालत है। क्या नाम हुआ आपका? नूरुल हक। ये कौन सा मदरसा है, क्या है इसका? ये मदरसा का नाम निशान ही नहीं है फसिया गांव में। मदरसा तंजीमुल, मदरसा तंजीमुल हमारा घटा ना, ये मदरसा तंजीमुल चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि फसिया गांव में अब्दुल्ला नगर जैसी जगह दिखाकर 2 फर्जी मदरसे खोले गए हैं। पहले मदरसे का नाम फैजुल उलूम है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1090/92 है, जबकि दूसरा मदरसा फातिमा लील बनात अब्दुल्ला नगर फसिया है, जिसका निबंधन संख्या 1048 है। आरोप है कि गांव के ही वार्ड सदस्य मोहम्मद रफीक ने फर्जी तरीके से इन दोनों मदरसों का निबंधन कराया है, जबकि गांव में ना तो अब्दुल्ला नगर नाम की कोई जगह है और ना ही इन दोनों मदरसों का कोई अस्तित्व। और अब्दुल्ला नगर का बात जहाँ तक आता है तो अब्दुल्ला नगर जो है ये गांव में मेरा पंचायत भर में अब्दुल्ला नगर नहीं है। गांव वालों का आरोप है कि सरकार से अनुदान पाने और शिक्षकों की बहाली के लिए मोहम्मद रफीक ने ये सारा गड़बड़ झाला किया है। वो जो है फर्जी नाम रख करके, फर्जी टोला बना करके इस पंचायत में जो है अब्दुल्ला नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं है और ना ही सरजमीन पर कोई मदरसा है। ये फर्जी तरीके से अपने ही परिवार के लोगों को जो है सरकारी अनुदान लेने के लिए और शिक्षक में बहाल करने के लिए इसका जो है प्रक्रिया कर रहा है। आरोप है कि मोहम्मद रफीक जिस मस्जिद में कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, उसी को उसने मदरसा बताकर फायदा उठाने की कोशिश की है। इस बड़े फर्जीवाड़ा के खिलाफ फसिया गांव के लोगों ने डीएम को आवेदन दिया है और जांच की मांग की है। डीएम को यही कह के आवेदन दिए हैं कि फसिया में अब्दुल्ला नगर कह करके एक मदरसा का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया, गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। इसीलिए हम आवेदन दिए डीएम को कि इसको जांच किया जाए। इस बाबत जब दोनों फर्जी मदरसा के संचालक रफीक से पूछा गया तो उसने कहा कि उनके पूर्वज के नाम पर यह मदरसा है। 2011 में जो है जब सरकार नियम निकाला कि जो आप लोग एप्लीकेशन दीजिए उसके तहत मदरसा का लेटर मिलेगा, जो है 2011 में हम अप्लाई किए हैं। जैसे वो तहत वस्तनिया होगी, तहतनिया है। सरकार से अनुदान पाने के लिए सिर्फ फसिया में ही नहीं, पूरे राज्य में फर्जी मदरसों का खेल चल रहा है। जरूरत है जांच कर इस तरह का फर्जीवाड़ा करने वालों पर कार्रवाई करने की। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और अब खबर के मायने समझिए कि फर्जी मदरसों का रजिस्ट्रेशन आखिर क्यों कराया जा रहा है, इससे क्या फायदा होगा। दरअसल सीमांचल में बड़ी आबादी मुसलमानों की है। शिक्षा के नाम पर सरकार से पैसे ऐंठने का ये हथकंडा अपनाया जा रहा है। कई इलाकों में मदरसों का फर्जी रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। कागज पर मदरसा दिखाकर अनुदान लेने की कोशिश की जा रही है। अब सरकारी जांच में सुस्ती का भी कहीं ना कहीं लोगों को फायदा मिल रहा है, क्योंकि जो सरकारी जांच हो रही है वो जालसाज तक उस तरीके से नहीं पहुंच पा रही है और जालसाज आराम से ऐसे कारनामे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। गिरिडीह के धनवार प्रखंड के बभनी गांव में वन विभाग की जो टीम है, करीब 7 एकड़ जमीन पर उनके भूमाफिया और दबंगों का अवैध कब्जा हो चुका है। बार बार जानकारी देने के बावजूद वन विभाग की तरफ से कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बीच जंगल में बनी ये झोपड़ी सिर्फ एक झोपड़ी भर नहीं है, ये प्रतीक है इस बात की कि इस जमीन पर कब्जा हो चुका है। तस्वीरें गिरिडीह के धनवार प्रखंड की हैं और कब्जे का ये सारा खेल खेला गया है बलहारा पंचायत के बभनी गांव। यहां वन विभाग की 50 एकड़ से अधिक जमीन है। इसमें से करीब 7 एकड़ जमीन पर भूमाफिया और दबंगों का अवैध कब्जा है। लोग 70 वर्ष से आबाद कर रहे थे, तो बाद में फॉरेस्ट में ले लिया गया था। हम लोग घास-पात लगा के रखे थे। तो 2018 में पिलर का घोटाला करते हुए उस जमीन निकाला गया। उस पर दूसरे आदमी सुखदेव पंडित हम लोगों का जमीन
जबरदस्ती दखल कब्ज कर रहा है। इस अवैध कब्जे के खिलाफ ग्रामीणों ने वन विभाग को 3 बार आवेदन दिया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि अमीन के साथ सांठगांठ कर दबंगों ने सीमांकन में हेराफेरी की और वन विभाग की जमीन को रैयती प्लॉट में मिला लिया। 7-8 एकड़ लगभग जमीन सुखदेव पंडित को दे दिया गया है। हाँ। इसके लिए हम लोग ने डीएफओ कार्यालय में आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये सरकारी जमीन है, हम लोग सरकार का जमीन को बचाने के लिए ये आवेदन दे रहे हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। गिरिडीह में भूमाफिया के आगे प्रशासन बौना साबित हो रहा है और दबंग बेखौफ। इनकी दबंगई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि लोगों के आग्रह पर जब न्यूज 18 की टीम हालात का जायजा लेने पहुंची तो पोल खुलने से बौखलाए दबंगों ने लाठी डंडे तक उठा लिए। इस बारे में जब न्यूज 18 की टीम ने जिला वन अधिकारी को जानकारी दी तो डीएफओ ने जांच के बाद दबंगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। सारी चीज़ों का विस्तृत जांच किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी इस जांच के बाद निकलेगा, तथ्य जो निकलेंगे उसके हिसाब से विधि सम्मत एवं नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बलहारा पंचायत का बभनी गांव गिरिडीह का कोई इकलौता गांव नहीं जहां जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया हो। पूरे झारखंड में गिरिडीह ही ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा जमीन विवाद से जुड़े मामले सामने आते हैं। देखना ये होगा कि आश्वासन के बावजूद वन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई होती है या नहीं। न्यूज 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। और अब जरा इस खबर के मायने समझते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों गिरिडीह में जमीन माफिया इतने ज्यादा बेखौफ हो गए हैं। दरअसल सरकारी लापरवाही का फायदा उठाते हैं जमीन माफिया। जमीन माफिया की विभाग से मिली भगत रहती है। प्रशासन के साथ माफिया के गठजोड़ का हमेशा से आरोप लगता रहा है। जांच नहीं होने पर सरकारी जमीन पर ये अवैध कब्जा बना लेते हैं। गिरिडीह जिले में जमीन विवाद के कई ऐसे मामले सामने आते हैं और ऐसे ही जमीन माफिया जो है अलग अलग जमीन को अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं और ये मामला सामने आने के बाद भी सही तरीके से कार्रवाई नहीं हो पाती है, जिस वजह से वो बेखौफ बने हुए हैं। बढ़ते आगे, आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। इस मौके पर बिहार सरकार ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। पटना में आयोजित समारोह में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ राज्य के खेल मंत्री भी मौजूद थे। खिलाड़ियों के बीच 26 लाख रुपए का वितरण भी किया गया। साथ ही भरोसा दिया गया कि खेल के प्रति खिलाड़ियों को सरकार हर संभव मदद पहुंचाएगी। आप पहले रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर बिहार सरकार की ओर से पटना में खेल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। स्थानीय प्रेमचंद रंगशाला में आयोजित समारोह का उद्घाटन राज्य के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया। इस मौके पर कला संस्कृति और खेल मंत्री आलोक रंजन भी मौजूद रहे। सरकार की ओर से 74 खिलाड़ियों के बीच 26 लाख रुपए का वितरण किया गया। साथ ही साल 2021-22 में बिहार में होने वाले खेलों के कैलेंडर का भी विमोचन किया गया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि खेल को बढ़ावा देने में सरकार कोई कमी नहीं होने देगी। आप बेहतर प्रदर्शन करें, सरकार से जो संभव है उसे आपको संरक्षण देगी, प्रोत्साहन देगी, लेकिन कड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने की पहल खुद कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से सम्मानित किए जाने को लेकर खिलाड़ियों ने भी प्रसन्नता जाहिर की है। और अब इस खबर के मायने को समझिए कि क्यों बिहार सरकार अब खेल पर ध्यान दे रही है और खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही खिलाड़ियों से वादा कर रही है कि उन्हें हर संभव मदद दिया जाएगा। दरअसल खेल के क्षेत्र में बिहार राज्य दूसरे राज्यों से काफी ज्यादा पीछे है। प्रदेश में खेल से जुड़े संसाधनों की काफी ज्यादा कमी है। खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिलती हैं। देश दुनिया में खेल के प्रति युवाओं का झुकाव बढ़ा है। बिहार में खेल विश्वविद्यालय अब खोले जा रहे हैं, तो ऐसे में अब बिहार सरकार की तरफ से खेल पर ध्यान और खिलाड़ियों को ज्यादा सम्मान और उसके साथ ही उन्हें हर संभव मदद करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। और अभी के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।